हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं विनय सर आपका अपने चैनल इंस्पायर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा सेशन होगा वो मैथ का सेशन है। और मैथ में आज हम ट्रिगो पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति क्यों पढ़ेंगे, इसका क्या रीजन है, इसको भी मैं आपको बताता हूं कि त्रिकोणमिति आखिरकार त्रिकोणमिति से ही क्यों मैथ का स्टार्ट करेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति पढ़ने का एक ही रीजन है कि आपके जो एग्जाम में आता है मैथ से लगभग 25% क्वेश्चन आपका इसी से रहता है। यानी 25 नंबर का जो एग्जाम होता है आपका वो ट्रिगो से ही होता है। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में आज मैं सिर्फ इसका बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा और अगले क्लास में आपको इसके बारे में जो फुल डिटेल्स है, पहला एक्सरसाइज जो है 8.1 उसको बताऊंगा और उसके बाद से इस चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा। तो आज मैं सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री एंड त्रिकोणमिति का बेसिक कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं। तो आप सब ध्यान से देखिए इसे कि किस तरह से कंसेप्ट इसका है, क्या होता है इस कंसेप्ट में। अगर आप ये कंसेप्ट सीख जाते हैं तो फिर ट्रिगोनोमेट्री में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, ट्रिगोनोमेट्री का सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति जो होता है उसका परिभाषा क्या है, उसको डिफाइन हम कैसे कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति जो है मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ और हिंदी में भी लिख दिया हूँ। ये जो आपके बुक का जो चैप्टर की बात की जाए तो ये है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है और इसी से आपका लगभग 25% क्वेश्चन यानी 25% अंक जो है इसी चैप्टर से आपको मिलता है। 25 से ज्यादा चला जाएगा। अगर 2023 का पेपर देखिएगा, सेशन 2023 का जो पेपर था मैथ का, उसमें लगभग 40 नंबर का जो क्वेश्चन आया था वो ट्रिगोनोमेट्री से ही आया था। तो इसलिए आप इसको अच्छा से पढ़िए और यही आपको अच्छे नंबर दिला सकता है, ट्रिगोनोमेट्री। चलिए देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। तो दोनों का अर्थ मैं तोड़ के बताता हूं कि इंग्लिश में भी ट्रिगोनोमेट्री को क्या कहेंगे और हिंदी में भी त्रिकोणमिति को कैसे डिफाइन करेंगे। चलिए देखिए, इसको हम तीन पार्ट में तोड़ते हैं। पहला है यहाँ पे ट्री है, सेकंड है गोनो और मैट्रियन, यानी इसको मैट्रॉन बोल सकते हैं हम। तो पहले इंग्लिश को देख लेते हैं। ट्री का मतलब होता है 3, ट्री का मतलब 3। यहां पे अगर हम चले, गोनो का जो अर्थ होगा यहाँ पे साइड से होता है, साइड यानी हम बोल सकते हैं भुजा, भुजा से होता है। और मेट्री का यानी मेट्रॉन का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा माप। लेकिन यहाँ पर अगर हम चले तो यहाँ इसको भी हम 3 भाग में तोड़ते हैं। त्रि को अलग कर देते हैं, यहाँ से कोण को अलग कर देते हैं, हम मिति को अलग कर देते हैं। त्रि का मतलब वही होगा 3, उसके बाद कोण का मतलब जो यहाँ पे होगा वो कोण ही होगा और मिति का जो अर्थ होगा वो माप हो जाएगा। अगर इन दोनों को हम ध्यान से देखें तो हम त्रिकोणमिति का इसी से हम क्या कर सकते हैं, परिभाषा बना सकते हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति हम किसे कहेंगे कि 3 भुजाओं या 3 कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 भुजाओं या 3 कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी इसमें देखिए 3 भुजा हो सकता है या फिर 3 कोण हो सकता है। इसका जो मापन हम करेंगे वही क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति कहलाएगा। तो हम इसको डिफाइन कर देते हैं, डिफिनेशन इसका लिख देते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति इसका जो होगा त्रिकोणमिति का वो हो जाएगा आपको कि 3 भुजाओं या तीन भुजाओं या कोणों के मापन को त्रिकोणमिति कहा जाता है। मिति कहा जाता है, त्रिकोणमिति कहा जाता है। यानी 3 भुजाओं या कोणों को, इसमें भुजाओं का भी हम माप कर सकते हैं और कोण का भी माप कर सकते हैं। तो 3 भुजा हो या फिर कोण हो, उसका जब मापन करेंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। अब इसको देखते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि त्रिकोणमिति में आखिरकार हमको त्रिभुज कौन सा लेना है, किस त्रिभुज को लेकर के हमको त्रिकोणमिति पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो ये हमारा त्रिकोणमिति का परिभाषा था। अब देखते हैं, यहां से हम देख सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बातें
जैसे कि है कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी फादर ऑफ मैथमेटिक्स हम किसको कहेंगे। उसके बाद फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री किसे कहेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में किसने अपना अपना योगदान दिया है, उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहां पे हम जो देखते हैं फादर ऑफ मैथमेटिक्स, फादर ऑफ मैथमेटिक्स। उसके बाद एक और हम देख लेते हैं फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं हम किसने महत्वपूर्ण ट्रिगो में योगदान दिया, अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। तो देखिए फादर ऑफ मैथमेटिक्स की बात करें तो ये थे आर्किमिडीज। यानी आर्किमिडीज क्या थे, फादर ऑफ मैथमेटिक्स थे। मैथमेटिक्स के जो पिता हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो आर्किमिडीज को कहा जाता है मैथमेटिक्स, फादर ऑफ मैथमेटिक्स। अब चलते हैं फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो देखिए फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं, हिपार्कस थे। यहाँ पे फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के जो पिता थे, यानी ट्रिगोनोमेट्री के जो पिता थे वो हिपार्कस थे। उसके बाद इसमें इस चैप्टर में यानी ट्रिगोनोमेट्री में कौन कौन से मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो थोड़ा सा उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वे थे थेल्स, यानी थेल्स ने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसके साथ साथ पाइथागोरस, इसमें तो पाइथागोरस हम लोग को पढ़ना ही है, तो पाइथागोरस थ्योरम। उसके साथ साथ एक और थे आर्यभट्ट, यानी थेल्स, पाइथागोरस और आर्यभट्ट इत्यादि ने क्या किया था, त्रिकोणमिति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चलिए ये थी बेसिक जानकारी त्रिकोणमिति की। अब आते हैं त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज हम पढ़ेंगे और किस त्रिभुज से हम पूरा त्रिकोणमिति चैप्टर को समाप्त करेंगे। चलिए थोड़ा सा ये जो हमारा फिगर है, ये जो आकृति है वो समकोण त्रिभुज की ही आकृति है। कैसे पता करेंगे समकोण त्रिभुज होगा, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो होगा 90 डिग्री होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब देखिए ये जो भुजा है, इन भुजाओं के भी कुछ ना कुछ नाम है, तो इसका नाम तो इसको देखते हैं कि इसका नाम क्या क्या है। देखिए तो ये हमारा समकोण है, और समकोण का सामने का जो भुजा होता है, समकोण का सामने की भुजा, तो सामने का अगर देखें समकोण के सामने की भुजा कौन सी है, तो आप देख सकते हैं कि समकोण के सामने ये हमारा 90 डिग्री है, और 90 इस कोण के सामने की भुजा ये है। सामने का मतलब क्या है कि जो अगल बगल में नहीं हो, जो अगल बगल में ना हो वो क्या होगा, सामने होगा। तो देखिए ये जो है ये जो भुजा है ए बी और ये बी सी, ये दोनों भुजा मिला करके क्या बना है, ये वाला कोण बी बना है। तो कोण बी हमारा 90 डिग्री है, तो कोण बी के सामने वाला भुजा कौन सा होगा, तो ये होगा कोण बी के सामने वाला भुजा जो होगा एसी होगा। और कोण समकोण के सामने का भुजा को हम कोण कहते हैं। समकोण का जो सामने का भुजा होगा उसको हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। और कर्ण जो होता है ये फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। हाँ ये जो होगा BC और AB ये चेंज हो सकता है, यानी इसको हम लंब बोल सकते हैं, इसको आधार बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लंब बोल सकते हैं, इसको आधार बोल सकते हैं। ये निर्भर करते हैं आपके थीटा पर कि हम किसको थीटा मान रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं कोण C को थीटा मान रहा हूँ, कोण C हमारा थीटा है, तो इसके सामने का जो कोण होगा, देखिए कोण C जो थीटा है, तो इसके सामने का जो भुजा होगा उसे हम लंब कहेंगे, यानी थीटा के सामने का भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो इसके हिसाब से अगर कोण C को हम थीटा माने हैं, तो देखिए इसके सामने का भुजा कौन सा होगा, तो सामने का भुजा का मतलब हुआ इसका अगल बगल वाला भुजा नहीं होगा, तो इसके अगल बगल भुजा कौन सा है, AC है और ये BC है, क्योंकि AC और BC ही इस कोण C का निर्माण कर रहा है। तो इसके सामने का भुजा कौन सा होगा, कौन इसके अगल बगल में नहीं है, AB नहीं है, तो हमारे इसके सामने का भुजा अगर यहाँ पे चलेंगे तो इसके सामने का भुजा हमारा AB हो जाएगा, और AB को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, AB को लंब कहेंगे। जब ये लंब हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। अब इसको इंग्लिश में बात की जाए तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। इसको शॉर्टकट में इसको P लिखा जाता है, इसको B लिखा जाता है, और इसको H लिखा जाता है। यानी हम P अगर कहीं लिखें तो आप लोग समझ जाइएगा कि लंब लिखा गया है, B का मतलब बेस यानी आधार लिखा गया है, और H का मतलब हाइपोटेनस यानी कर्ण लिखा गया है। तो ये तो हम C को थीटा माने थे, तो ये वाला हमारा बना। लेकिन अगर हमारा मन हो A का थीटा मानने का, तब कैसे होगा? तो इसको भी देख लेते हैं। A को थीटा मानेंगे तो एक आकृति में इधर बना देता हूं, देखिए यहाँ पे ये हमारा एक और आकृति है, और इस त्रिभुज में हम इसका नाम चेंज करके PQR दे देता हूं। अब देखिए इसमें कोण Q जो है वो हमारा क्या है? समकोण है। समकोण आप कोई भी अगर लंबा खड़ा चीज होगा तो क्या होगा? कोई भी खड़ा चीज जो खड़ी होगी वो समकोण होता है। तो 90 डिग्री जो हुआ, तो यहाँ से 90 डिग्री को हम क्या बोले कि 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है उसे हम कोण कहते हैं, और कोण हमारा कभी भी चेंज नहीं होता है। ध्यान में रखिएगा कि कोण हमारा जो होगा वो चेंज नहीं होगा। बाकी के लंब और आधार वो थीटा मानने पर निर्भर करता है कि किसको हम थीटा माने हैं। तो जिस चीज को थीटा मानेंगे, जिस कोण को हम थीटा मानेंगे, वही सामने उस थीटा के सामने का जो भुजा होगा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। अब देखिए मैंने इसको थीटा माना था, लेकिन इस बार मैं अब इसको थीटा मान रहा हूं, यानी कोण P को थीटा मान रहा हूं। तो कोण P के सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी। तो कोण P के सामने की भुजा कौन सी है? देखिए इसके अगल बगल में है, ये PQ है और PR है, लेकिन इसके अगल बगल में QR नहीं है। तो इसके सामने कौन सी भुजा हो जाएगी जी? QR हो जाएगी। तो QR हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। QR हमारा लंब हो जाएगा। जब ये लंब हो गया तो ये कौन है? उसके बाद बचा क्या? ये आधार हो जाएगा। यहीं पे मेन चीज समझना है। आपका जो 8.1 है इसी कंसेप्ट से क्लियर होगा। थीटा आप कहाँ मान रहे हैं ये मायने रखता है। थीटा के अकॉर्डिंग ही हम लंब और आधार का फैसला करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे थीटा इसमें इसको माने तो हमारा क्या हो गया? लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। जैसे थीटा हम इसको माने तो हमारा लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। यहाँ पे भी हमको यहाँ पे P, इसको P से दर्शा सकते हैं, इसको B से दर्शा सकते हैं, और इसको H से दर्शा सकते हैं। क्योंकि अभी हम बताए थे कि लंब का क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्योंकि देखिए लंब का क्या होता है? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर क्या होता है? उसको P से सूचित किया जाता है। P से सूचित किया जाता है। फिर बेस, आधार क्या होता है? आधार को B से सूचित किया जाता है। और कोण यानी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हम क्या करेंगे? इसको H से सूचित करते हैं। अब चलते हैं कि इसमें साइड का जो अनुपात होता है, यानी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो 6 अनुपात होता है, और 6 को ही पूरे त्रिकोणमिति में यूज किया गया है, उसी का यूज हुआ है हमेशा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो पहला है साइड ऑफ, यहाँ पर हम लिख देते हैं साइड ऑफ रेशियो। यहाँ पे बोल सकते हैं कि भुजाओं का अनुपात ये हो जाएगा साइन, दो में हो जाएगा आपका कोसिन, तो चलिए भुजाओं का अनुपात की बात करें तो भुजाओं का अनुपात को हम क्या करेंगे? इसको देखते हैं कि क्या हमको पढ़ना है इसमें। तो अनुपात जो होगा यहाँ पे साइन, पूरे त्रिकोणमिति में आप लोग को यही मिलेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और साइन कॉस और टेन यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 नंबर में हो जाएगा कॉट यानी कॉट थीटा। उसके बाद आएगा 5 नंबर में सेक थीटा। चलिए इसके बाद टेन थीटा के बाद 4 में आएगा कोसेक थीटा यानी कोसेक, 5th में आएगा सेक, और 6th में आएगा कॉट। अब यहां से हम देख सकते हैं कि ये जो 6 जो अनुपात है से ये जो 6 भुजा का अनुपात है, इसी अनुपात से हमको पूरा त्रिकोणमिति पढ़ना है, और इसी चीज को हमको पढ़ना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। तो चलिए इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि प्राचीन नाम क्या है, उसको लिख लेते हैं कि प्राचीन नाम इसका क्या है, पहले इसको क्या बोला जाता था, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो देखिए साइन को पहले जो था साइन बोला जाता था, साइन को इस रूप में बोला जाता था साइन। कॉस को जो बोला जाता था, कॉस को बोला जाता था कोसिन, टेन को बोला जाता था टेंजेंट,
टेंजेंट। तो देखिए कोसेक को बोला जाता था कोसेंट, और सेक को बोला जाता था सेकेंट, वैसे ही कॉट को बोला जाता था कॉटजेंट। कॉटजेंट। तो ये सब क्या है, ये जो है ये सब के सब प्राचीन नाम है और ये आधुनिक नाम है। ये जो है, ये जो मैं घेर रहा हूं इसको, ये जो है ये सभी के सभी प्राचीन नाम है और ये जो है आधुनिक नाम है। तो हम लोग को इसको नहीं पढ़ना है प्राचीन नाम को, बस कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कॉस को क्या कहा जाता है, तो कोसिन कहा जाता है, या फिर पूछ देगा कॉस का प्राचीन नाम क्या होगा, पुराना नाम क्या होगा, कसिन होगा। टेन का क्या होगा, टेंजेंट होगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या होती हैं, अनुपात होती हैं भुजाओं की, और इसी से हमको पूरा चैप्टर पढ़ना है। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इस पे पाइथागोरस की। पाइथागोरस जो थे उनका एक था, देखिए यहाँ पे हम समझ गए कि ये कर्ण, ये लंब, ये आधार होता है। इसमें अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो होती है कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, लेकिन कौन से छोटा ये दोनों होता है। उसके बाद लंब और आधार होता है, लंब और आधार होता है। तो देखिए पाइथागोरस जो थे उन्होंने अपना एक प्रमेय दिया था कि कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होगा। योग यानी प्लस के बराबर होगा। कर्ण का वर्ग जो होगा वो लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी इसका जो वर्ग है, इसका जो स्क्वायर है, इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। इसको हम अगर इंग्लिश में लिखे तो देखिए पी का स्क्वायर इक्वल टू लंब, हम किसको माने, सॉरी देखिए इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो कर्ण को क्या माने, एच माने है तो एच का स्क्वायर इक्वल टू लंब को पी माने है तो पी का स्क्वायर, और प्लस आधार को बी माने है तो बी का स्क्वायर। यानी यहां से भी हम बोल सकते हैं कि लंब का स्क्वायर बराबर जो होता है वो क्या होता है, यानी यहां से भी हम बोल सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या थे, पाइथागोरस थे जिन्होंने ये प्रमेय दिए थे, और इसी से हम इन सभी का निकाल सकते हैं। अगर कर्ण दिया हो, लंब और आधार निकालना हो, चाहे लंब और आधार दिया हो कर्ण निकालना हो तो हम इससे निकाल सकते हैं। अगर आधार दिया हो और कर्ण दिया हो तो इससे लंब निकाल सकते हैं। लंब दिया हो और कर्ण दिया हो तो आधार निकाल सकते हैं, और लंब और आधार दिया हो तो हम कर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेन कंसेप्ट था जो कि आप लोग को समझना था। और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको प्रश्नावली 8.1 का जितना भी क्वेश्चन होगा कोशिश करूंगा उसको समाप्त करने की, लेकिन अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका 8.1 जो प्रश्नावली है आपका वो स्टार्ट किया जाएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल इंस्पायर ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, तो अच्छे से मन लगाकर अपने एग्जाम बोर्ड की तैयारी कीजिए। चलिए विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद।